दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके बीच में करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स के वीकली सेशन में आप सबका स्वागत है और हम पिछले दिनों के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच में पुनः उपस्थित हो रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि प्रत्येक सैटरडे को हमारे वहाँ करंट अफेयर्स की जो क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाती है, उसी वीडियो को लेने के लिए, उसी वीडियो को बनाने के लिए, उसी वीडियो को आपके बीच पहुँचाने के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदे समसामयिकी करंट अफेयर्स को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। दोस्तों मेरा ये जो पिछला सेटअप है, जैसा कि हम पहले सेटअप में विषय और मुद्दे को रखते हैं, दूसरे वाले में देश क्षेत्र राज्य को रखते हैं, तीसरे वाले में व्यक्ति और संबंध को रखते हैं, चौथे वाले में उद्देश्य और विशेषता को रखते हैं। उसी के अंतर्गत दोस्तों हम आज करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला हमारा करंट अफेयर्स है फिट इंडिया मूवमेंट 2022। दोस्तों यह एक मूवमेंट है, यह एक अभियान है जिसका चौथा संस्करण 2022 में प्रारंभ किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका चौथा संस्करण है। यहां इंपॉर्टेंट तौर पर आपकी नजर रहनी चाहिए, ये चौथा संस्करण है और इसकी शुरुआत भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। दोस्तों आप भारत सरकार के खेल मंत्रालय, खेल मंत्री के रूप में आप जानते होंगे, इस समय खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं जो खेल मंत्रालय को संभाल रहे हैं। दोस्तों इसमें पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की, उसने शुभांकर लॉन्च किया है और उस शुभांकर का नाम दिया गया है तूफान एंड तूफानी। दोस्तों याद रखेंगे, फिट इंडिया मूवमेंट 2022 का शुभांकर तूफान एवं तूफानी के रूप में लॉन्च किया गया है, पीवी सिंधु द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसमें मुख्य बात क्या है, इसी के अंतर्गत फिट इंडिया स्कूल पहल लॉन्च किया गया है, अर्थात स्कूलों में जाकर छात्रों को खेल से संबंधित और फिटनेस से संबंधित विषय पर चर्चा करनी है, उनको इस विषय की समझ को विकसित करानी है और उन्हें देश के खेल क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट का चौथा संस्करण अगर 2022 में है तो इसका पहला संस्करण श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों यह था एक मूवमेंट जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और चौथा संस्करण 2022 में संपन्न हुआ। दोस्तों अगर हम दूसरा विषय आज कर देखें तो आज का दूसरा विषय है ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ पोर्टल दोस्तों याद रखेंगे और ध्यान देंगे, यह कुंभ किसी कुंभ मेले से रिलेटेड नहीं है, यह कुंभ एक विषय वस्तु से संबंधित है और वह क्या है उसको जानने से पहले जान लें कि इसको प्रारंभ किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और उन्हीं के मंत्रालय के विभाग द्वारा इस ई कुंभ पोर्टल को प्रारंभ किया गया है और ई कुंभ पोर्टल भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इस पोर्टल में 12 अनुसूचित भाषाओं, भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम से संबंधित किताबों को उपलब्ध कराना है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैक्सिमम इंग्लिश भाषा में होती है, जबकि भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन ध्यान इस बात का आपको रहना चाहिए, पहले तो हम ये ध्यान लें कि 22 भाषाओं में से जो भाषा शामिल है उसमें से 12 भाषाओं में इस बार इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा और वह पाठ्यक्रम दोस्तों हमारे ई कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि भारत में 22 भाषाओं में दोस्तों अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अंग्रेजी शामिल नहीं है जबकि हिंदी को शामिल किया गया है। तो 12 अनुसूचित भाषाओं में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने के लिए ई कुंभ पोर्टल की शुरुआत की गई है। दोस्तों अगर हम तीसरा देख लें तो तीसरा क्या कहता है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। दोस्तों देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
बनाने की बात कही गई है, इसका शुभारंभ नहीं हुआ है, इसका सिर्फ विमोचन हुआ है, इसका सिर्फ शिलान्यास हुआ है। और यह कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई में हुआ है दोस्तों। और यह रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा किया गया है शुरुआत। इसकी शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा की गई है दोस्तों। और यह पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जाएगा और इसकी कुल लागत 1424 करोड़ रुपए आएगी दोस्तों। पीपीपी मॉडल होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का यह एक जुड़ाव होता है जिसमें सरकार की भी भागीदारी होती है और प्राइवेट लोगों की भी भागीदारी होती है। ये दोनों लोग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तो पीपीपी मॉडल कहा जाता है। और पीपीपी मॉडल के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्री देश का एक विशालतम लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में प्रारंभ कर रही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है दोस्तों। अगर हम चौथा देखें तो चौथा कहता है दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा। आप ध्यान रखेंगे ये नदी क्रूज सेवा है दोस्तों। नदी क्रूज सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ की गई है उसके पहले ये ध्यान दें कि इस क्रूज सेवा से संबंधित जो देश आ रहे हैं वो भारत और बांग्लादेश आ रहे हैं। और दोस्तों यह वाराणसी के रविदास घाट से सीएम योगी द्वारा टाइम टेबल का विमोचन किया गया। इसके लिए वाराणसी के रविदास घाट से सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसके टाइम टेबल का विमोचन किया गया। और दोस्तों यह क्रूज सेवा बेहद बेहतरीन है जिसमें आप पर्यटन का एक और अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और यह गंगा नदी से, यहां देख सकते हैं, यह गंगा नदी से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी होते हुए भारत और बांग्लादेश के माध्यम से यह डिब्रूगढ़ तक जाएगी। दोस्तों यह मैं बता दूं आपको कि यह असम तक यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से और असम तक यह पहुंचेगी और यह बांग्लादेश के रास्ते से होकर जाएगी दोस्तों। तो इसमें भारत से गंगा नदी के माध्यम से यह बांग्लादेश में पहुंचेगी और जहां बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी मिलती है फिर उसके माध्यम से वह ब्रह्मपुत्रा होकर बांग्लादेश होते हुए असम में प्रवेश कर जाएगी। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है और इसको पूरा करने में 50 दिन का सफर तय करना पड़ेगा दोस्तों। और ये क्रूज सेवा बेहतरीन होगी, हर सुविधाओं से लैस होगी और पर्यटन के दृष्टिकोण से, लॉन्ग टाइम पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद दर्शनीय होगी। तो यह इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा भारत में प्रारंभ की गई है और वाराणसी से प्रारंभ की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आगे का देखते हैं। आगे जो है पांचवा कह रहा है कि प्रसार भारती के सीईओ की नियुक्ति की गई है। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा प्रसार भारती भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है और भारत में बहुत सारे सूचनाओं के संबंध में या प्रसारण के संबंध में दायित्वों का निर्वहन करता है। तो दोस्तों यह इसका मुख्यालय, पहले तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और गौरव द्विवेदी नामक व्यक्ति इस बार प्रसार भारती के सीईओ बने हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आप रखिएगा। इनका नाम है गौरव द्विवेदी और इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होगा। दोस्तों इनका कार्यकाल वो 5 वर्षों का होता है और इन्होंने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है। ये ध्यान रखेंगे, शशि शेखर वेम्पति जी का स्थान लिए हैं गौरव द्विवेदी जी। और गौरव द्विवेदी इस समय प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्ति पाए हैं। दोस्तों अगला हम देखते हैं कोप 27। दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म होता है और 27 नंबर है जब इसका आयोजन किया गया है और मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि कोप की बैठक पृथ्वी पर होने वाले क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से निपटने के लिए विश्व स्तरीय एक सम्मेलन है जो हर बार किसी न किसी देश में होता है और यह एक बड़ा सम्मेलन है दोस्तों। और इस का एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सा ये मुद्दा है और दुनिया भर के देशों में इस मुद्दे को लेकर पहुंचा जाता है और समय समय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मैं यही बता दूं आपको कि भारत में इस सम्मेलन की जो शुरुआत है वह पहली बार जो हुई थी वह 2002 में हुई थी। कोप 8 के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी।
दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो शुरुआत अगर विश्व भर में देखा जाए तो 1995 में की गई थी। दोस्तों मैं बता दूं कि 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में इसकी शुरुआत की गई थी और यह दुनिया भर में बदलती परिस्थितियों, जो खासकर पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, उससे निपटने के लिए तथा उसको रोकने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है। यह बैठक मिस्र में हुआ है। मिस्र दोस्तों एक अफ्रीकी देश है। यह किसके निर्देशन में होता है? तो यूएनएफसीसीसी के निर्देशन में होता है। यूएनएफसीसीसी के निर्देशन में होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है और इसी के नेतृत्व में कोप का आयोजन किया जाता है। इस बार कोप 27 का आयोजन हुआ है। अब देख सकते हैं कोप 1 का आयोजन 1995 में किया गया था सर्वप्रथम और जर्मनी के बर्लिन में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह एक इंपॉर्टेंट विषय होता है। भारत के पर्यावरण मंत्री इसमें भाग लेते हैं। भूपेंद्र यादव इसमें पर्यावरण मंत्री हैं, वही इस सम्मेलन में नेतृत्व करने के लिए पहुंचे हुए थे। दोस्तों सातवां देखते हैं। सातवां क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, और इसकी शुरुआत, इसका आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 के बीच में किया गया है। दोस्तों ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है, वही कुरुक्षेत्र जहां पे महाभारत के होने के जो हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, वही कुरुक्षेत्र और हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी की तरफ से किया गया है। हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी इसका उद्घाटन की है और के द्वारा किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि गीता के संदेशों को आगे बढ़ाने एवं वर्तमान में इसके महत्व को दर्शाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, भारत में माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब युद्ध के मैदान क्षेत्र में अर्जुन को जो संदेश दिया जा रहा है भगवान कृष्ण की तरफ से, उसी संदेश को गीता कहा जाता है। और गीता वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण संदेश माना जाता है। युवाओं से लेकर हर वर्ग के लोगों को इस संदेश को जानने और इससे लाभ उठाने के लिए यह इस प्रकार के सम्मेलन कराए जाते हैं और इस बार इसका सम्मेलन कुरुक्षेत्र में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। आठवां बेहद महत्वपूर्ण है, आपकी नजर इस पर होनी चाहिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का वितरण हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पहले यह राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। हालांकि राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1992 में की गई थी, लेकिन इसी नाम को परिवर्तित करके हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण किया गया। आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद भारत में एक हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनके नेतृत्व में भारत कई ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और यह पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से और पुरस्कार देने का कार्य राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा यह पुरस्कार दी जाती है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस बार की पुरस्कार शरद कमल अंचल को दिया गया है। दोस्तों शरद कमल अंचल एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्हें इस बार की ध्यानचंद पुरस्कार को दिया गया है। और मैं बता दूं, यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और आप सबको मालूम होगा कि शरद कमल साहब लगातार टेबल टेनिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखे हुए हैं, लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्हें इस बड़े पुरस्कार के लिए चुना गया है। और मैं बता दूं कि भारत में खेल जगत का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे अब ध्यानचंद पुरस्कार कहा जा रहा है। इसके लिए 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। दोस्तों आपको याद होगा कि 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और पिछले दिनों यह नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकने में
दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाए थे ओलंपिक में, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब उनको पुरस्कार प्रदान किया जाना था उसी समय लगभग राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार के नाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में परिवर्तित कर दिया गया था। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वीकली सेशन का यहां तक की वीडियो है। हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे और जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आएंगी हम इसके टाइमिंग को भी बढ़ाते जाएंगे और वीडियो के संख्या को भी बढ़ाएंगे। आपको ये समसामयिकी वीडियो कैसा लगा, इसमें कोई भी आप परिवर्तन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़कर लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।